नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी थर्मल मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। चलिए एक अकेले सनबीम यानी सूर्य की किरण के सफर पर चलते हैं और इस प्लैनेट यानी जलवायु या क्लाइमेट के पीछे की मैथमेटिक्स को समझते हैं। बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर सूरज लगातार धरती पर इतनी भारी मात्रा में गर्मी भेज रहा है तो हमारा ग्रह उबल क्यों नहीं रहा। सोचने वाली बात है ना। आज हम इसी का रहस्य खोलेंगे और उस अनोखी एटमॉस्फेरिक अकाउंटिंग सिस्टम को समझेंगे जो इस दुनिया का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट बनाए रखती है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, आने वाला सौर विकिरण। अपनी धरती की ऊर्जा को समझने के लिए हमें वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बिल्कुल टॉप पर जाना होगा, जहां से इस पूरी प्लैनेटरी एनर्जी की आमदनी शुरू होती है। यहाँ इंसुलेशन इस पूरे सफर का एक बहुत ही क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। असल में ये और कुछ नहीं बल्कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो धरती को शॉर्ट वेवलेंथ्स के रूप में मिलती है। एक तरह से ये सूर्य की ऐसी ताकत है जो सीधे आकाश से हमारी धरती की तरफ चली आती है। अगर इसे एक सटीक नंबर में देखा जाए तो धरती के एटमॉस्फेयर के बिल्कुल टॉप लेवल पर औसतन हर एक स्क्वायर सेंटीमीटर पर हर मिनट लगभग 1.94 कैलोरीज एनर्जी आती है। ये लगातार और विशाल मात्रा में आने वाली ऊर्जा है जो आगे चलकर धरती के हर कोने को प्रभावित करती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि धरती और सूरज के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 4 जुलाई को धरती सूरज से सबसे दूर होती है, जिसे अफेलियन कहते हैं। वहीं 3 जनवरी को ये सबसे करीब होती है, जिसे पेरिहीलियन कहते हैं। इस हिसाब से तो जनवरी में जुलाई के मुकाबले ज्यादा गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में जमीन, समुद्र की जलगति और हवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये डेली इफेक्ट दब जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हवा का गर्म होना। आइए ट्रैक करते हैं कि जब ये इंसुलेशन आकाश से नीचे आती है तो जमीन के पास वाली गर्मी में कैसे तब्दील होती है। एक बार जब धरती की सतह गर्म हो जाती है तो ये एनर्जी हवा में 3 मुख्य तरीकों से ट्रांसफर होती है। पहला है कंडक्शन, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से नीचे की हवा गर्म होती है। दूसरा है कन्वेक्शन, जिसमें गर्म हवा हल्की होकर वर्टिकली ऊपर उठती है और करंट्स बनाती है। और तीसरा है एडवेक्शन, जिसमें हवा हॉरिजॉन्टली आगे पीछे चलती है। गर्मियों में चलने वाली लू इसी एडवेक्शन का ही तो एक रूप है। यहाँ पर एक कमाल का ट्विस्ट है। हमारा वायुमंडल असल में सूरज की डायरेक्ट किरणों से नहीं बल्कि धरती के जरिए नीचे से गर्म होता है। जब धरती खुद इन शॉर्ट वेव्स को सोख लेती है तो वो लॉन्ग वेव एनर्जी को वापस आकाश में भेजती है। इसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। यही वो लॉन्ग वेव्स हैं जिनकी वजह से हवा नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होती है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे और सबसे क्लाइमैटिक हिस्से पर, अर्थ्स हीट बजट। ये वो प्लैनेटरी लेजर है जो इस उबलते हुए सवाल का जवाब देगा। अगर सूरज से आने वाली ऊर्जा को करेंसी के 100 यूनिट्स की तरह मान लिया जाए तो इस बैलेंस शीट को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक एक यूनिट का सटीक हिसाब रखा जा सकता है कि कहाँ खर्च हुआ, कहाँ बचा और कहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। इन 100 यूनिट्स में से 35 यूनिट्स तो ऐसे हैं जो धरती को कभी गर्म ही नहीं करते। ये बिल्कुल किसी आईने की तरह सीधे बादलों और बर्फीली सतह से टकराकर वापस स्पेस में लौट जाते हैं। 27 यूनिट्स बादलों से और 2 यूनिट्स बर्फ से बाउंस बैक होते हैं। धरती की इसी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्शन शक्ति को हम अर्थ्स एल्बीडो कहते हैं। अब आते हैं फाइनल बैलेंसिंग एक्ट पर, बचे हुए 65 यूनिट्स, जिनमें से 14 एटमॉस्फेयर सोख लेता है और 51 यूनिट्स धरती की सतह सूखती है। पर सबसे बढ़िया बात यह है कि धरती और एटमॉस्फेयर धीरे धीरे इन्हीं 65 यूनिट्स को रेडिएशन के जरिए वापस स्पेस में भेज देते हैं, न एक कम न एक ज्यादा। इसी परफेक्ट 65 यूनिट बैलेंस के कारण धरती का टेम्परेचर स्थिर रहता है और प्लैनेट उबालने से बच जाता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैलेंस पूरी धरती पर एक जैसा नहीं होता। ट्रॉपिक्स यानी भूमध्य रेखा के आसपास ऊर्जा का बहुत बड़ा सरप्लस होता है, वहीं पोल्स पर गर्मी की कमी होती है। ऐसे में हवाएं और ओशन करंट्स इस बची हुई गर्मी को लगातार इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ भेजकर एक शानदार इक्वालिटी बनाए रखते हैं। चौथे हिस्से में हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि एनर्जी लगातार मूव कर रही है, उन वेरिएबल्स को जानना जरूरी है जो तय करते हैं कि एक खास जगह पर आखिर कितनी ठंड या गर्मी होगी।
लैटिट्यूड के अलावा भी कई चीजें लोकल टेम्परेचर को डिसाइड करती हैं, जैसे एल्टीट्यूड, जहां हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। इसके अलावा समुद्र से दूरी और आने जाने वाले ओशन करंट्स और एयर मासेस का भी लोकल वेदर पर सीधा असर पड़ता है। एक मज़ेदार कंपैरिजन देखिए ज़मीन और समुद्र के बर्ताव का। ज़मीन बहुत तेज़ी से गर्म और तेज़ी से ठंडी होती है, जिससे वहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। पर समुद्र का बर्ताव बिल्कुल अलग है। वो धीमे धीमे गर्म और ठंडा होता है। ये एक विशाल थर्मल बफर का काम करता है। पांचवा हिस्सा हमें ले जाता है ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न्स की तरफ। इन सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट जनवरी और जुलाई जैसे एक्सट्रीम महीनों के नक्शों पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। मेटेरोलॉजिस्ट इन ग्लोबल पैटर्न्स को आसानी से समझने के लिए आइसोथर्म्स का उपयोग करते हैं। ये नक्शे पर ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो उन जगहों को जोड़ती हैं जहां का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर होता है। इससे बड़े वायुमंडलीय बदलाव एक नज़र में समझ आ जाते हैं। जनवरी के महीने का पैटर्न ही देख लीजिए। यहाँ साफ दिखता है कि आइसोथर्म्स ठंडे यूरेशियन लैंडमास के ऊपर आते ही अचानक तेजी से साउथ की ओर मुड़ जाती है। वहीं नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर गल्फ स्ट्रीम नाम की गर्म जलधारा की वजह से हवा गर्म रहती है और वहाँ ओशन का मॉडरेटिंग इफेक्ट साफ झलकता है। पर जब बात जुलाई के महीने की आती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बड़े कॉन्टिनेंट्स गर्म हो चुके होते हैं। इस वजह से आइसोथर्म्स की लाइंस अब पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं और इक्वेटर के लगभग पैरेलल चलने लगती हैं। जनवरी और जुलाई के बीच का ये टेम्परेचर रेंज वाला फर्क कॉन्टिनेंटैलिटी की असली ताकत को सामने लाता है। यूरेशिया के बिल्कुल बीचों बीच का इलाका, जहां समुद्र का असर नहीं पहुंच पाता, वहां सर्दी और गर्मी के बीच लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का एक विशाल टेम्परेचर स्विंग होता है। सच में हैरानी करने वाला है। आखिर में आते हैं छोटे और बहुत ही यूनिक हिस्से पर, जहां टेम्परेचर्स इन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अभी तक समझे गए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक हीटिंग के नियम पूरी तरह पलट जाते हैं। होता क्या है कि लंबी और साफ सर्दियों की रातों में ठंडी और भारी हवा बिल्कुल पानी की तरह नीचे घाटी में बहकर जमा हो जाती है। ये अपने से ऊपर की गर्म हवा को ऊपर ही रोक देती है, जिससे घाटी में धुआं और ठंड फंस जाते हैं। इसे ही टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। यही वजह है कि ठंडी सुबह में घाटियों में इतना घना स्मॉग देखने को मिलता है। तो इस पूरे सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि धरती का ये हीट बजट कॉस्मिक अकाउंटिंग का एक बेहद शानदार नमूना है। लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का बैलेंस बदल जाए तो इन 65 यूनिट्स की नाजुक इक्विलिब्रियम का आखिर क्या होगा? क्या ये डेलिकेट बैलेंस तब भी बना रहेगा? इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।